हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदिल हुसैन एकेडमी। और आज हम दोबारा आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ सोर्स ट्रेसिंग के ऊपर। और इस बार हम देखेंगे सोर्स किन सब्जेक्ट के, एंशिएंट और मिडल हिस्ट्री यानी प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के, जो कि कौन से पेपर में आए हैं 69 बीपीएससी में। हम इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे कि जो भी क्वेश्चन आए हैं उनका सोर्स क्या है, यानी वो किस किताब से आए हैं, या कोई एक पर्टिकुलर कंटेंट ऐसा हो जहां से हम मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में हम अर्न कर सके। लास्ट में इस वीडियो का लास्ट पार्ट जरूर देखिएगा। मैं इस पार्ट में लास्ट पार्ट में ये जरूर बताऊंगा कि हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए पेपर को लेकर के, एनसीईआरटी को लेकर के, या एंशिएंट और प्राचीन या मध्यकालीन इतिहास को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा नंबर कैसे ला सकते हैं। तो वीडियो का लास्ट पार्ट बहुत ज़रूरी है, आप उसको जरूर देखें क्योंकि उसमें हम स्ट्रैटेजी को देखेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नॉर्मली सबसे पहला सवाल क्या होगा कि हमें प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में जो भी सवाल आए हैं उन सवाल को सही करने के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो देखिए, मार्केट में नॉर्मली बुक आती है, एक तो एनसीईआरटी आती है, एक तो आज मार्केट में बहुत ज़्यादा चालू हो गई है क्या, तमिलनाडु बोर्ड की बुक, और दूसरी क्या है, लूसेंट की। अब देखिए, एनसीईआरटी जो है वो दो तरह की है, एक न्यू एनसीईआरटी और एक ओल्ड एनसीईआरटी। ओल्ड एनसीईआरटी आपको जानते होंगे कि एक आर.एस. शर्मा की आती है प्राचीन इतिहास, और एक है सतीश चंद्रा की आती है, एक वो वाली बुक है। ये दोनों बुक का एक सेट आता है, या तो एक न्यू एनसीईआरटी जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक पूरा सेट आता है। अब देखिए, हमें क्या प्रेफर करना चाहिए नॉर्मली। अब क्या प्रेफर करना चाहिए, उसके लिए सबसे अच्छा जवाब है तमिलनाडु बोर्ड की। इनमें से कोई भी मत लीजिए आप, सबसे बढ़िया किताब है तमिलनाडु बोर्ड की जो 11th क्लास की बुक है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। इसमें बुक, पहली बात तो देखिए, आर.एस. शर्मा और सतीश चंद्रा, हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस भी करेंगे कि मैं क्यों तमिलनाडु बोर्ड को बता रहा हूँ। अभी इसको पोस्टपोन करते हैं, अभी हम सवालों को देखते हैं, और लास्ट में हमें रिवीजन बुक के तौर पे लूसेंट तो जरूर करनी ही करनी है, चाहे आप ओल्ड एनसीईआरटी की करें, चाहे आप तमिलनाडु बोर्ड करें, लेकिन लूसेंट तो आपको एक रिवीजन बुक की तरह लेना ही लेना है, करना ही करना है। तो देखिए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हम सवाल कहाँ कहाँ से आए, कौन कौन सी बुक से सवाल सॉल्व होते हैं। तो ये सेट ए है, और सेट ए में हम पढ़ेंगे, सेट ए में सबसे पहला सवाल कौन सा, 55 नंबर का सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था। तो पहला है बैल, घोड़ा, हाथी और कोई नहीं। तो देखिए, इस सवाल का सोर्स जो है वो लूसेंट में तो नहीं मिला। लूसेंट में डायरेक्टली ये बात नहीं लिखी हुई है, लूसेंट में इनडायरेक्टली बातों को लिखा गया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शील पर 3 मुख वाले एक देवता, जिसे पशुपतिनाथ की मूर्ति की मिली है, उसको कहा जाता है, और उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। और एक तरफ लिखा हुआ है एक श्रृंगी पशु भी यहाँ पे अंकित है, लेकिन कहीं पे भी घोड़ा जैसे वर्णन नहीं लिखा हुआ, या ये लाइन नहीं लिखी हुई कि घोड़ा। लेकिन ये लाइन जो है वो बिल्कुल तमिलनाडु बोर्ड की किताब में हू बहू लिखा हुआ है कि हड़प्पा वासियों द्वारा भी पशु चारण का अभ्यास किया जाता था। और देखिए, वे भेड़, बकरी और मुर्गी पालते थे। उन्हें भैंस, सुअर और हाथी सहित कई अन्य जानवरों का ज्ञान था, लेकिन उन्हें घोड़े का पता नहीं था। देखिए, लाइन डायरेक्टली लिखी हुई है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, बट हॉर्स वॉज नॉट नोन टू देम। देखिए, लाइन डायरेक्टली तमिलनाडु बोर्ड की बुक से सॉल्व हो जाता है। और न्यू एनसीईआरटी में भी ये लाइन डायरेक्टली नहीं लिखी हुई थी, इसलिए मैंने न्यू एनसीईआरटी लाइन को, सोर्स को कवर ही नहीं किया। तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, घोड़ा, बी वाला। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है 61 नंबर का क्वेश्चन। मैंने पहले बता दिया, ये सेट ए चल रहा है। आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, सेट ए डाउनलोड कर लीजिएगा पेपर में और वहां से देख लीजिएगा। क्या पूछा है सवाल में कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, आजीवक संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, बौद्ध धर्म से, या शैव संप्रदाय से। तो देखिए, इसका आंसर लूसेंट में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, और क्या कहते हैं, इसमें तमिलनाडु बोर्ड की किताब में भी अच्छे से लिखा हुआ है। तो देख लिए, तमिलनाडु बोर्ड की किताब बुद्धिस्ट साइट विद स्तूपास एंड चैत्यास, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं कि तमिलनाडु बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है चैत्य और स्तूप वाले बौद्ध स्थल, यानी बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं। और लास्ट में एक बार लूसेंट को भी देख लेते हैं। तो देखिए, लूसेंट में लिखा हुआ है कि एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया था, यानी बौद्ध धर्म की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे भी। और ये क्वेश्चन बहुत ईजी सा भी है, कोई भी अगर पढ़ेगा प्राचीन इतिहास को तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर जाएगा। लेकिन तीनों, और न्यू एनसीईआरटी में भी इसका सोर्स मिल जाएगा। बाकी ये सवाल का आंसर क्या होता है, बौद्ध धर्म। तमिलनाडु बोर्ड में तो इजीली मिल जा रहा है। अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगला सवाल क्या है, थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ते हैं। 64 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, पहला, उपमहाद्वीप में बारूद का आगमन हुआ। दूसरा, क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुम्बद का परिचय हुआ। प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई, और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। देखिए, ये चौथा स्टेटमेंट, और पूछा है इनमें से कौन सा कथन
सही है वाली वो बातें पूछ रहे। तो देखिए बाबर जो है, आपको पता ही होगा कि बाबर का जो वंश है वो तैमूर वंश है, और आपको पता ही होगा कि जितने ही मुगल है ना, वो अपने आप को मुगल कहलाना पसंद नहीं करते थे, बल्कि क्या, तैमूरी कहलाना पसंद करते थे। तो देखिए इन लोगों ने यहाँ पे लाइन भी लिखी है कि बाबर जो तैमूर कहलाने की बात बता रखी है इन्होंने, कि बाबर ही भारत में तैमूर वंश की स्थापना करता है तमिलनाडु बोर्ड में। और सबसे मेन बात वाली बात कि बाबर के आने से क्या बारूद आया था भारत में, या बाबर ने ही सबसे पहले तोप की स्थापना करी थी भारत में, तोप खाना लेके आया था। तो देखिए इस बात को तमिलनाडु बोर्ड बिल्कुल क्लियरली सही से एकदम डिफाइन करती है। तो देखिए तोप खाना एक सेना इकाई है जो बड़े तोप जैसे हथियारों का उपयोग करती है, परिवहन योग्य होती है और आमतौर पर एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संचालित होती है। गन पाउडर यानी बारूद की बात कर रहा है वो। बारूद का आविष्कार सबसे पहले चीनियों ने किया था और ये 13वीं शताब्दी ईस्वी में क्या है, यूरोप में पहुंचा। तो इसका मतलब क्या है, बाबर इसको नहीं लाया था, बाबर ने इसका आविष्कार नहीं किया था। इसका उपयोग 14वीं शताब्दी के मध्य से बंदूकों और तोप में किया जाने लगा, और भारत में बाबर से पहले युद्ध में तोप खाने के इस्तेमाल का कोई उदाहरण नहीं मिलता। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि भारत में सबसे पहले तोप कौन लेके आया, बाबर, और भारत में बाबर के आने से बारूद नहीं आया। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत और चौथा सही। तो देखते हैं जिसमें ये पहला होगा वो गलत होगा, पहला गलत, बचे कौन से, ये 2 स्टेटमेंट, और चौथा सही है। तो चौथा सही है, तो चौथा ये वाला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन क्या है कि तैमूरिड वंश की स्थापना करी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा बाबर ने ही तैमूरिड वंश की स्थापना करी, तो ऑप्शन क्या बन जाता है, सी वाला। अब लूसेंट में भी देख लेते हैं, लूसेंट में इसका जवाब है कि नहीं। तो लूसेंट में भी इन्होंने लिखा हुआ है कि बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की, और जिसे अब किसी तैमूर शासक ने पहली बार धारण नहीं किया था इससे पहले। और इसके बाद उन्होंने लिखा भी हुआ है कि बाबर ही थे जिन्होंने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लूसेंट भी इस बात को लगभग कवर करता है। लेकिन अगर डायरेक्टली बात करें हम, जहाँ से क्वेश्चन बना है वो कौन सी जगह होगी या वो कौन सा सोर्स होगा, तमिलनाडु की बोर्ड की बुक। ये न्यू एनसीईआरटी में नहीं था ये बात, ओल्ड एनसीईआरटी में था, लेकिन वो बहुत डेप्थ में था। अब इतना डेप्थ में पढ़ने से बढ़िया है तमिलनाडु बोर्ड में डायरेक्टली बातें लिखी हुई। हम आगे चलते हैं। अगला सवाल, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी कौन से प्रशासन में, गुप्त में, चोल में, मराठा में, विजयनगर में। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास का। कोई भी पढ़ेगा प्राचीन मध्यकालीन इतिहास तो बिल्कुल आराम से उसको सवाल का जवाब दे देगा। तो ये मध्यकालीन इतिहास का सवाल है, मराठा प्रशासन। देखिए तमिलनाडु बोर्ड में बना हुआ है, और क्या लिखा हुआ है कि देखिए 8 मंत्रियों की यह परिषद अष्ट प्रधान कहलाती थी। किन की परिषद थी ये, तो शिवाजी की एक परिषद थी जिसमें 8 मंत्री हुआ करते थे। तो इसका आंसर क्या होगा, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन यानी मराठा प्रशासन की बात कर रहे हैं वो। बाकी इसका आंसर लूसेंट में भी बहुत अच्छे से है, जिसमें लिखा है उन्होंने मराठा का उत्कर्ष, और लास्ट में उन्होंने लिखा हुआ है देखिए शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। यानी इसका आंसर क्या होगा, मराठा साम्राज्य, जिसको लूसेंट भी अच्छे से कवर करता है और तमिलनाडु बोर्ड की किताब भी करती है बहुत सही से, और ओल्ड एनसीईआरटी भी करती है, उसमें भी बहुत अच्छे से वाले लिखा हुआ है। और ये बिल्कुल बेसिक सवाल था। अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला सवाल है 65 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था। देखिए ये सवाल ऐसा है जो नॉर्मली किसी भी सोर्स में नहीं, ना ही ये लूसेंट में मिला मुझे, और ओल्ड एनसीईआरटी में मिला है ये सवाल। ओल्ड एनसीईआरटी में भी इसको इनडायरेक्टली लिखा है, और तमिलनाडु बोर्ड वाली में भी इसको इनडायरेक्टली बातों को लिखा गया है। तो इसमें तमिलनाडु बोर्ड की बुक में अंदर बहुत बार सूरत का वर्णन किया है कि ये पश्चिम देशों का एकदम द्वार है, पश्चिम देशों का द्वार है सूरत। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ देखिए 1573 में गुजरात पर कब्जा कर लिया गया, और इससे मुगल साम्राज्य को सूरत के बंदरगाह तक मूल्यवान वस्तु पहुंच मिल गई, जो पश्चिम एशिया और यूरोप का प्रवेश द्वार था। तो देखिए इस आंसर का इसको इनडायरेक्टली तौर पे जो लूसेंट है, ये तमिलनाडु बोर्ड की किताब है, वो सॉल्व करती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्ट ऑफ सूरत विच वॉज द गेटवे ऑफ वेस्ट एशिया एंड यूरोप। तो ये सवाल केवल तमिलनाडु बोर्ड की बुक से मिली, और ओल्ड एनसीईआरटी में भी थी, लेकिन उसको मैंने कटिंग को लगाया नहीं, क्योंकि हम एक ही बुक को कवर करेंगे। मैंने आपको हर बार बताया, मैं चाहता हूं कि केवल एक ही बुक हो, हम उसको मल्टीपल रिवीजन कर सके। हम ऐसा ना हो सोर्स 4 ले ले, हम चारों को पढ़ लिए और कोई भी हमें याद ही ना हो। इसलिए हमें एक ही सोर्स उठाना है, उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करनी है। तो इसका सवाल का सोर्स का आंसर क्या होगा, सूरत। अगला देखते हैं, ये लूसेंट में नहीं था वाला सवाल। अगला देखते हैं, यह क्या पूछा है, बोधिसत्व पदपाड़ी की पेंटिंग जो है वो कहाँ पे मिली है, बाग में, एलोरा में, अजंता में, बादामी में। तो देखिए ये लूसेंट में इसका आंसर नहीं था, लेकिन तमिलनाडु बोर्ड में बहुत अच्छे से इनकी चित्र भी बनाई गई है और लिखा भी हुआ है। देखिए बोधिसत्वा, और कहाँ पे,
अजंता में। और इन्होंने बहुत सारी बातें अजंता के बारे में लिखी है, लेकिन मेरे को जहाँ से आंसर मिला मैंने डायरेक्ट वही बात लगा दी। तो इसका आंसर क्या होगा? अजंता। कहाँ से? तमिलनाडु बोर्ड की बुक से। लूसेंट में भी नहीं था, ओल्ड एनसीईआरटी में होगा, ढूंढना पड़ेगा, इतना ज़्यादा देखा नहीं मैंने उसको। फिर इसके बाद 68, क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। तो देखिए, ये जो बीपीएससी ने सवाल पूछा वो ये बिल्कुल यूपीएससी के ट्रेंड के तरीके से पूछा। वो यूपीएससी में होता है ना, इसकी बात इसको लिख दिया और इसकी बात को इसके अंदर डाल दिया, तो वो वाली बात कर दी इन्होंने। जो फाहियान है आपको पता ही होगा, वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे, और जो ह्वेनसांग है वो आए थे हर्ष के टाइम पे। तो दोनों बातों को मिसमैच कर दिया और इधर उधर करके लिख दिया। वैसे इसका आंसर क्या बनना चाहिए? डी, लेकिन हम देखते हैं इसका आंसर लूसेंट में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है और तमिलनाडु बोर्ड की। तमिलनाडु बोर्ड देख लेते हैं। सबसे पहला, ह्वेनसांग हेल्ड एज अ प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। सवाल भी पूछा जा सकता है कि किसको यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था, कौन से यात्रियों को? तो ह्वेनसांग को कहा जाता था। लूसेंट में, ये तमिलनाडु बोर्ड में लिखा हुआ है। विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षा, तो हर्ष के टाइम पे। और अगला बातों को देखते हैं। अगली बात किसके बारे में? फाहियान द बुद्धिस्ट स्कॉलर फ्रॉम चाइना विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रीन। किसके रीन में? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय वाली बात लिखी हुई है। ही रिकॉर्ड द प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुप्ता एम्पायर। चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू इशू सिल्वर कॉइन। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि पहला सिल्वर कॉइन कौन से गुप्ता राजा ने इशू किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, और इसका आंसर फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था। बाकी लूसेंट में भी देख लेते हैं। लूसेंट में सवाल का जवाब मिल जाएगा। फाहियान किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे। और ह्वेनसांग किसके टाइम पे? हर्षवर्धन के टाइम पे। अच्छे से लिखा हुआ इन्होंने, तो ये सवाल का जवाब तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। और आंसर क्या बनना चाहिए इसका? डी, क्योंकि दोनों को मिसमैच कर दिया। आगे चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ, ये तो वीडियो लंबी बन जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, सवाल पूछा है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। लिस्ट 1 में चरक, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, विशाखदत्त, इस तरफ इनके बारे में लिखा हुआ है कि ये किस चीज क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। गणित से, चिकित्सा से, नाटककार से, ज्योतिष से। तो पहले आंसर देख लेते हैं। आपको पता ही होगा कि विशाखदत्त ने एक नाटक लिखा है जिसका नाम क्या है? मुद्रा राक्षस। तो डी का क्या बनना चाहिए? 3। फिर इसके बाद आप चरक के बारे में जानते हो कि चरक ने आयुर्वेद की बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और आयुर्वेद किससे संबंधित है? चिकित्सा से। तो ए का 2 और बी का 3। तो देख लेते हैं। और ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित से संबंधित है, और वराहमिहिर जो है ज्योतिष से, क्योंकि वराहमिहिर ने एक पंच सिद्धांतिका नाम की किताब लिखी, और ब्रह्मगुप्त के बहुत सारी किताबें आती हैं गणित की। तो हम देखते हैं इसका सोर्स कहाँ से मिलता है। बाकी पहले इसका आंसर देख लेते हैं। ए का 2, तो ए का 2 है किसी ऑप्शन में? देखिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें ए का 2 है, ये देखिए ए वाला। इसका आंसर क्या बनना चाहिए? ए का 2। तो बाकी देख लेते हैं। इसका आंसर सबसे पहले मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त की देखिए लिखा हुआ है द प्ले, प्ले यानी नाटक, प्ले मुद्रा राक्षस बाई विशाखदत्त। तो ये विशाखदत्त की बात हो गई। फिर देखिए वराहमिहिर के बारे में लिख रखा है कि वो इंसाइक्लोपीडिया एस्ट्रोनॉमी, ये देखिए यहाँ से आंसर बन जा रहा है हमारा। फिर इसके बाद देखते हैं हम पंच सिद्धांतिका, भी मैंने बताया वो उनकी किताब है जिसमें ज्योतिष के बारे में लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त के बारे में लिखा हुआ है। वो कौन है? तो एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं। ये इसमें बहुत आराम से सही से लिखा हुआ। बाकी मैंने इसका हिंदी में भी लगा दिया, देख सकते हैं आप। वराहमिहिर, बृहद संहिता, खगोल विज्ञान, भौतिक, और इनकी एक किताब मैंने बताया पंच सिद्धांतिका, ये ज्योतिष से संबंधित है। बाकी इन्होंने लिखा हुआ है ये ब्रह्मगुप्त की किताब है, और कौन सी? गणित से रिलेटेड है ब्रह्मगुप्त, ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। बाकी मुद्रा राक्षस की नाटक ये मैंने बता ही दिया, विशाखदत्त की, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ। बाकी लूसेंट में भी देख लेते हैं, लूसेंट में है कि नहीं। तो लूसेंट में भी इसको बहुत अच्छे लिखा है। वराहमिहिर ने बृहद संहिता लिखा है, पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, और ये सब कुछ उन्होंने अपनी बातें लिखी है। सबसे मेन उन्होंने ब्रह्मगुप्त के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो एक वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी थे। बाकी उन्होंने विशाखदत्त के बारे में भी लिखा हुआ है, चरक के बारे में भी लिखा हुआ है, चरक संहिता। तो इस तरीके से ये वाला सवाल लूसेंट से भी सॉल्व हो जाता है, और तमिलनाडु बोर्ड में तो और अच्छे से लिखा हुआ है, और लूसेंट में बढ़िया से भी लिखा हुआ है। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल कौन सा है? तो हमारा अगला सवाल है 70 नंबर का। इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत करी? तो देखिए, ये सवाल का जवाब लूसेंट में ही मिलता है और तमिलनाडु बोर्ड की किताब में ही मिलता है। तो इनका आंसर क्या होगा? तो बताइए। बलबन इसका आंसर है, सी वाला ऑप्शन। तो देखते हैं, लूसेंट की बुक में है, तो सबसे पहले लूसेंट में ही देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बलबन ने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज यानी फारसी साल का पहला दिन उत्सव को प्रारंभ किया। यहाँ से लूसेंट से सॉल्व हो जा रहा है। और यहाँ हम देखते हैं तमिलनाडु बोर्ड की किताब में भी लिखा हुआ है
कि ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज टू इम्प्रेस द नोबल्स एंड पीपल विच इज वेल्थ एंड पावर। किसकी बात कर रहे हैं वो? बलबन की। देखिए यहाँ पे बलबन का एक पूरा टॉपिक है और बलबन के टॉपिक में ही उन्होंने लिख रखा है। तो ये सवाल दोनों से किताबों से आराम से सॉल्व हो सकता है। देखिए सी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, अब इस सवाल की बात करते हैं। देखिए ये सवाल, नाथपंथी सिद्ध और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्व भारत में या पश्चिम भारत में? अब देखिए ये सवाल ना ही मुझे लूसेंट में मिला, तमिलनाडु बोर्ड की किताब में भी एक्सेप्शन है, ये नहीं मिला, मैंने बहुत ढूंढा उसमें भी नहीं मिला। ओल्ड एनसीईआरटी में भी था, लेकिन देखिए न्यू एनसीईआरटी में क्लास 7 की बुक में इसके बारे में लिखा हुआ है। देखिए नाथपंथी सिद्ध और योगी, और उसको भी लिखा भी हुआ है कि ये सब भारत के कौन से क्षेत्र में है? तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है ये उत्तर भारत में लोकप्रिय हुए। तो ये लोकप्रिय यानी इसका आंसर क्या है? उत्तर भारत। और ये कहाँ पे है? क्लास 7 की न्यू वाली एनसीईआरटी में। तो इस सवाल को हम एक्सेप्शन मानेंगे। हम लास्ट में देखेंगे भी कितने सवाल किस किस से आते हैं। चलिए हम अगले सवाल को जल्दी करते हैं। 74 क्वेश्चन, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के तौर पे किया? तो आपको पता ही होगा राजगृह। तो लूसेंट में ही बहुत अच्छे से इन्होंने एक सेक्शन बना रखा है, मगध कहाँ से? राजगृह से। बाकी इन्होंने तमिलनाडु बोर्ड की किताब में भी लिखा हुआ है कि देखिए द स्ट्रगल लास्टेड अंटिल प्रसेनजित वॉज ओवरथ्रोन एंड डाइड द राजगृह द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में। लूसेंट ने बहुत जगह, ये तमिलनाडु बोर्ड में ही बहुत जगह पे इसका वर्णन है। तो ये वाले सवाल का आंसर क्या हुआ? राजगृह। अब ये देखिए 77 नंबर का क्वेश्चन सेट ए का, राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई? कौटिल्य, कामंदक, चरक या कोई नहीं? तो अब देखते हैं इसका आंसर। तमिलनाडु बोर्ड की किताब में तो बहुत इजीली लिखा हुआ है, इकोनॉमिक कंडीशन नीति सार रिटन बाई कामंदक। यहाँ देख लीजिए। इसके बाद मैंने इसका हिंदी वाला भी लगा दिया, कामंदक द्वारा लिखी गई नीति सार अर्थशास्त्र के समान एक ग्रंथ है, यानी कामंदक है इसका आंसर। बाकी मैंने लूसेंट में देखा था, लूसेंट में इसका आंसर था नहीं, लूसेंट में इस क्वेश्चन का आंसर मिला नहीं। तमिलनाडु बोर्ड में आराम से मिल गया तो मैंने लगा दिया यहाँ पे, कामंदक इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अगला सवाल क्या है? फुतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईश्वर दास नागर। अब देखिए ये एक ऐसा सवाल है जिसको मैं नो सोर्स मानता हूँ, कोई सोर्स नहीं है इस सवाल का। क्यों? क्योंकि ना ही ये लूसेंट में मिला मुझे, ना ही तमिलनाडु बोर्ड में मिला, और ना ही मुझे ओल्ड एनसीईआरटी वाली लाइन में मिला। तो ये सवाल एक एक्सेप्शन सवाल मान सकते हैं हम। मतलब ये किसी भी पीसीएस की किताब से, मतलब ये किसी ऐसे सैंपल पेपर से उठा के सवाल डाल दिया होगा, एकदम रैंडम बॉम्ब है। तो इस सवाल को हम छोड़ते तभी फायदा रहता है, स्किप करते तो ही फायदा होता, नहीं तो नेगेटिव होगा तो सैंपल पेपर में पीछे ही होंगे, ज्यादा आगे तो होंगे नहीं। आगे देखते हैं 79 नंबर का क्वेश्चन। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने के लिए अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। और देखिए तो ये तमिलनाडु बोर्ड में बहुत अच्छे से लाइन लिखी हुई है। ये कुषाणों के साथ संबंध निश्चित नहीं है, लेकिन लंका के साथ संबंध में इसके शासक मेघवर्मन ने उपहार भेजे और समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी। किससे? समुद्रगुप्त से। बाकी यहाँ पे भी इन्होंने, मैंने इंग्लिश कट भी लगा दिया है, मेघवर्मन, समुद्रगुप्त, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री कहाँ पे? गया में। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु बोर्ड में। लूसेंट में इसका आंसर मुझे नहीं मिला। बाकी एक और सवाल देखते हैं, शायद ये लास्ट सवाल है हमारा। लास्ट सवाल पे आ गए हम। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? ये भी सवाल को मैं नो सोर्स मानता हूँ इस सवाल का, ये क्योंकि ना ही मुझे लूसेंट में मिला, ना ही तमिलनाडु बोर्ड में, ना ही ओल्ड एनसीईआरटी में, ना ही न्यू एनसीईआरटी में। इस सवाल को भी एक सैंपल पेपर से रैंडम उठा के डाल दिया गया है, कर्नाट राजवंश ये। और मेरे हिसाब से ये एक पीवाईक्यू है, बीपीएससी ऐसा सवाल पहले ही पूछ सकती है। अब हम बात आते हैं लास्ट में। लास्ट में क्या हो गई हमारी सबसे मेन बात, हम करते हैं स्ट्रैटेजी की, कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो देखिए नॉर्मली हम बात करें कि एंशिएंट हिस्ट्री में इस बार आए थे 15 सवाल, एंशिएंट और मिडविल मिला के 15 में से अभी जो हमने देखा कि 2 सवाल ऐसे हैं जो नो सोर्स हैं, जिनका कोई सोर्स नहीं है मेरे हिसाब से, और एक सवाल हमने देखा जो न्यू एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो किताबों की बात करते हैं। पहली बात तो न्यू एनसीईआरटी हमें नहीं पढ़नी, पहली बात तो ये, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाएगी और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम न्यू एनसीईआरटी को पढ़ें और बाकी सब्जेक्ट को अपना मत्था मार दे, बाकी सब्जेक्ट खराब हो जाएंगे हमारे। दूसरा, इसको तो हमें नेगलेक्ट करना है। दूसरा, हम ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमें ध्यान रखिएगा, हमें कंटेंट ज़्यादा नहीं रखने, हमें कंटेंट कम ही रखने हैं, लेकिन उसका रिवीजन ज़्यादा करने की कोशिश करनी। तो हमारे पास ऑप्शन में सबसे पहला क्या आता है? ओल्ड एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी।
और सबसे मेन अब लास्ट में हमने भी पढ़ा तमिलनाडु की बुक, तमिलनाडु वाली बुक, तमिलनाडु बोर्ड की किताब। और मैंने बताया इन दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी भी, तमिलनाडु बोर्ड की किताब भी। दोनों में से ही आप 15 सवाल है तो 15 में से कम आप 12 सही करके आएंगे। और ध्यान रखिए पेपर में नेगेटिव नहीं लगाना। यदि आपको नहीं आता सवाल को स्किप करिए, क्योंकि नेगेटिव आपको कंपटीशन से पीछा करता है। मेन बात ये नहीं है आप कितने सवालों को जानते हैं, मेन बात ये आपने कितने सवाल सही किए हैं, कितने सवाल को अटेम्प्ट किया है। इससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा प्रीलिम्स में, आप ये बात ध्यान रखना। और आप देख ही सकते हैं अभी हम लोगों ने तमिलनाडु और लूसेंट को करा, इन दोनों बुक से 15 में से 12 सवाल सेम टू सेम आ रहे हैं। और तमिलनाडु बोर्ड में तो हूबहू बहुत सारे सवाल सेम टू सेम आए। तो मैं कहूँगा कि तमिलनाडु बोर्ड को आप जरूर प्रेफर कीजिए। लेकिन अगर आप पहले से ही ओल्ड एनसीईआरटी या किसी दूसरे सोर्स पे कर रहे हैं तो आप उसी पे रिलाई कीजिए। ये मेरी वीडियो देख के आप स्ट्रैटेजी मत बदलिए, लेकिन आप सैंपल पेपर लगाइए, लूसेंट को जरूर कीजिएगा, चाहे आप तमिलनाडु बोर्ड पढ़े ना पढ़े। अब एक नई इशू है, मैं लास्ट में यही बोल के खत्म करता हूँ। देखिए तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है ना, ये इंग्लिश में है, ये इंग्लिश मीडियम में ही बुक मिलेगी अवेलेबल आपको, इसकी पीडीएफ जो है। अब इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे कैसे पढ़े? तो देखिए मैंने ना एक पूरी इस बुक की एक पीडीएफ जो है वो हिंदी में ट्रांसलेट कर रखी है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहां पे मैंने इंग्लिश में भी इसकी बुक की पीडीएफ डाल रखी है और हिंदी मीडियम में भी बुक की पीडीएफ डाल रखी है। अब मैं होता, जैसे कि आपके मन में सवाल होगा कि अब मान लीजिए कोई बिगनर है, उसके मन में सवाल होगा कि अभी हम ओल्ड एनसीईआरटी ले या तमिलनाडु बोर्ड ले, क्योंकि लूसेंट तो कंपलसरी है, वो तो हमें करना ही करना। तो देखिए मैं होता तो मैं तमिलनाडु बोर्ड को प्रेफर करता। देखिए तमिलनाडु दोनों बुक को मिलाऊं ना मैं, तो ये बुक मैक्सिमम जो बनता है 350 से 400 पन्ने के बीच में बनता है और लगभग सारे फैक्ट कवर करती है ये बुक। लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी वाली बुक है, जो प्राचीन इतिहास आर.एस. शर्मा वाली और मध्यकालीन इतिहास वाली सतीश चंद्रा वाली, ये दोनों मिला के लगभग 700 पन्ने बन जाते। और ध्यान रखिएगा आप प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का प्रीलिम्स में ही केवल वेटेज है, मेंस में इससे कोई भी सवाल नहीं आता, या सवाल भी आएगा तो 10-15 नंबर का वेटेज है मात्र। अब हम 10-15 नंबर के वेटेज के चक्कर में इतने सारे 700 पन्नों को नहीं पढ़ सकते। हमें उतना ही करना है जिससे हम आगे का हमारे पास लाइसेंस मिले और मेंस लिखने के लिए तैयार रहे। 350-400 पन्ने ही पढ़ के हम उसको बार बार रिवाइज कर सकें। तो आप मेरी मानिएगा, अगर आप एक बिगनर है, आपने इससे पहले कोई बुक प्रेफर नहीं करी है इनसेट और मिडविल के लिए, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की बुक जरूर लीजिएगा। मैंने पीडीएफ डाल रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। हिंदी में भी पीडीएफ है और इंग्लिश में भी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।